प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आज आप लोगों के लिए जिस चर्चा को लेके आई हूँ वो है राहु और केतु का गोचर पूरे विश्व की, पूरे मेरे आसपास के लोगों की और मुझे फॉलो करने वाले जितने भी लोग जानना चाह रहे हैं उनकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए राहु और केतु जो अब गोचर परिवर्तन होने जा रहा है हम लोगों के जीवन के अंदर किस तरह से अपना इम्पैक्ट डालने वाला है, प्रभाव देने वाला है 18 महीनों के लिए, उसके ऊपर मैं आज चर्चा कर रही हूँ। और सबसे पहले जानते हैं कि राहु देव जो हैं ये अग्नि तत्व में जो अपने 18 मंथ्स की जर्नी करके जल तत्व में अब गोचर करने जाएंगे, तो किस तरह के प्रभाव जो हैं ये अपने साथ में ये डालेंगे हम लोगों के जनजीवन के ऊपर और विश्व के ऊपर। साथ में केतु जो है वो किस तरीके से अपने प्रभाव जो है पिछले 18 महीनों के अंदर दे चुके हैं और किस तरह के अब ये देने वाले हैं, क्योंकि केतु देव जो है वो तुला राशि के अंदर जो कि वायु तत्व की राशि है और जिनके नक्षत्र स्वामी जो हैं वो अगर हम ध्यान से देखें तो राहु देव ही हैं और स्वाति नक्षत्र का स्वामित्व है। तो बेसिकली हिडन तरीके से केतु देव जो है जहाँ पे शुक्र की स्थिति गई वहाँ उन्होंने अपने पिछले 18 मंथ्स के अंदर अपना प्रभाव दिया है और राहु देव ने मंगल के द्वारा अपने प्रभाव जो थे अभी तक दिए हैं। सभी लोगों को उनके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया कि किस तरह से केतु के प्रभाव के कारण शुक्र यानी कि धन की स्थितियाँ और रिलेशनशिप्स किस तरह से तकरार जो थी वो टकराव में और टकराव जो था वो अलगाव में परिवर्तित हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और केतु देव की ये जो स्थिति है इसने बहुत लोगों के मन में जो घुटन थी उसे इतना ज़्यादा नर्चर कर दिया, इतना ज़्यादा उसको भर दिया कि वो घुटन जो थी अलगाव और विघटन यानी कि एक दूसरे को छोड़ना, इसी में ही लोगों ने अपनी एनर्जीज को लगा दिया और उन्हें कोई इसके अलावा एक्शन लेना समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो एक समय की परिपाटी लिखी केतु देव ने, अब केतु जो हैं वो चले जाएंगे अर्थ साइन यानी कि कन्या राशि के अंदर। तो कन्या राशि जो है एक तरह से डे टू डे रूटीन में माइन्यूट डिटेलिंग की राशि है और ये वो एनर्जी है जो हमारे आसपास के वातावरण को दर्शाती है, यानी कि वो वातावरण जिसको हम डेली बेसिस के ऊपर जीते हैं। और ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे इंसान की हर चीज़ की समीक्षा होती है और उसके फैसले होते हैं। तो केतु देव जब अर्थ साइन में आएंगे तो उनका जो रोल रहेगा एयर साइन में जो टकराव, जो परिस्थितियाँ उन्होंने उत्पन्न कर दी शुक्र के थ्रू रिलेशनशिप्स की, उनका समझौता या उनका जो डिसीज़न है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आपके अपनी जन्म पत्री में किस तरीके के आपके शुक्र की स्थिति है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जब वो कन्या राशि में आएंगे तो बहुत लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सुलझना या फैसला पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो राहु देव जो हैं इनकी जो स्थिति है, राहु का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है अग्नि तत्व से एकदम से जल तत्व की तरफ। जल तत्व में जब राहु देव जाएंगे, राहु देव एक मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ों को दर्शाते हैं और वर्चुअल एक्सपेंशन का जो प्लैनेट है जब ये मीन राशि में जाएगा, जल राशि में जाएगा, तो ये गुरु का एनर्जीज को प्रभावित करेगा। तो जो गुरु की एनर्जीज हैं, गुरु का रूप धारण करके राहु जब हम लोगों के जीवन के अंदर अपने प्रभाव देगा तो वो इस तरह के होंगे कि हमें अपनी विजडम, अपने जीवन में जो भी सकारात्मक निर्णय लेने होंगे उन्हें थोड़ा सोच समझ के लेना होगा। हमें अपना गुरु, अपने मन को ही मानना होगा और हमें ये जान के ही चलना होगा कि जो हम ये निर्णय लेके कोई एक्शन करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। जब भी गुरु ग्रह को राहु जो हैं शेप अप करते हैं, यानी कि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी अपनी कोई छवि नहीं है और वो जब जिस राशि में जाते हैं उसका जो डिस्पोजिटर है, उसकी प्लेसमेंट आपकी जन्म पत्री में जहाँ पे है वहाँ पे वो अपने प्रभाव जो हैं उनको बड़ा करेंगे। वहाँ पे हमारी लालसा और इच्छा जो है बढ़ जाएगी ज्ञान अर्जित करने की। हो सकता है कि हम
अध्यात्म की ओर चल पड़ें। हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई चीज़ों में अपने आप को अनुभव करवाने के लिए प्रयासरत हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये राहु गुरु की राशि में जाएंगे, तो गुरु क्योंकि अभी अप्रैल तक तो मीन मेष राशि में ही संचरित हैं, तो हम कोई न्यू कोर्सेज में अपने आप को जाके उसमें दाखिला ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो कि हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी लर्निंग से जुड़ी हुई हैं, योग साधनाओं से जुड़ी हुई हैं, या वो जीवन से शैली जिस पे चलने के लिए हम बहुत दिनों से ललायित थे, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हम कंक्रीट तौर पे अपने जीवन के अंदर करना चाहते थे, यानी कि गुरु का नाम लेना और गुरु के द्वारा आशीर्वाद लेके अपने जीवन में एक अच्छी इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति के साथ में सकारात्मक रुख लेते हुए अपने जीवन की ग्रोथ के ऊपर वर्क करना। तो ये सब चीज़ें इस समय में होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ये आपको अच्छे ही रिजल्ट दे, इसके लिए आपको अपने मूल्यों का, अपनी जो इच्छाएं हैं उनके अंदर एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है, एक चीज़ की सावधानी रखनी है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को अच्छे रास्ते से ही पूर्ण करने की तरफ चलना है। हमें एक चीज़ के लिए 2 बार सोचना है कि ये हमारे लिए सही है या गलत है, क्योंकि राहु जो हैं ये कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ शोध और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की भी हमें एक आने वाले समय में उपहार देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो हमारे जीवन को सुगम बनाएगी। पढ़ाई लिखाई के लिए और ज्ञान देने के लिए कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों के जीवन के अंदर हमारी हेल्प के लिए डे टू डे रूटीन में आ जाएगी। केतु के जो डिस्पोजिटर है वो बुध देव रहेंगे, और बुध का भ्रमण आपको मालूम ही है कि बहुत छोटे छोटे समय के लिए हर ग्रह राशि के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं, और साल में कम से कम 4 बार तो ये वक्री हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का प्लैनेट जब भी केतु के प्रभाव से को लेके हमारी जन्म पत्री में संचरित होगा, तो जिन जिन घरों में ये संचरण कर रहा होगा उन घरों में कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और हम लोगों की जो एक वर्ड्स हैं उनकी नापतोल करके चलने की जो एक कला है वो ही हमें एक पॉजिटिविटी दे सकती है, अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकती है। क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी की और अपने विवेक के ऊपर विचार नहीं किया, तो हमारे जो तर्क और हमारी जो स्मरण शक्ति है या हमारी जो तार्किक एक कैपेबिलिटी है, लोगों के साथ बात करने की जो हमारी समझ है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल सकती हैं। और जिन घरों में ये बुध का जो प्रभाव रहेगा और आपकी जन्म पत्री में बुध की जो स्थिति है, ये बहुत चीज़ों का निर्णय करेगी आपके पेपर वर्क के संपूर्ण होने में। आपको इस समय में जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी वो ये रहेगी कि आपको कोई भी डिसीज़न जो है बिना 2 बार उसको परखे हुए, बिना सोचे हुए नहीं लेना है। और जैसे ही ये राहु और केतु का जो भ्रमण है या ट्रांजिट है, ये 30 अक्टूबर को 2023 में मीन राशि के अंदर 12:35 पे होने जा रहा है, और ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 पूरा का पूरा भ्रमण जो होगा इसी राशि में रहेगा। नक्षत्र लेवल के ऊपर जरूर नक्षत्र बदलते हैं, और उनकी जब सब लॉर्ड्स को हम देखते हैं उसके मुताबिक इनके प्रभाव में भी अलग अलग भिन्नताएं आती हैं। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषाचार्य से ही संपर्क करके विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन इन जनरल टॉक है तो हम ये बता दें कि 2025 मार्च तक ये जो स्थितियां रहेंगी राहु और केतु की, 18 महीने का जो समय रहेगा, ये हम लोगों के जीवन के अंदर किस तरीके के प्रभाव लेके आ रहा है मैक्रो लेवल के ऊपर और माइक्रो लेवल के ऊपर। केतु के प्रभाव जो भी चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि केतु जो है ये एक तरह से एक क्लियरिंग का काम करता है। जैसे कि जब हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक वायरस की बात करते हैं, तो जब भी बैक्टीरिया जो है ज़मीन के अंदर जितना भी गंदगी है उसके अंदर पनपता है, तो एक फर्टिलिटी आती है। यानी कि केतु जो है अंत भी है और आरंभ भी है किसी भी चीज़ का। तो जब किसी चीज़ का अंत होता है तो उसका आरंभ भी वहीं से ही होना तय होता है। तो
केतु के बिना किसी भी चीज़ का जो एक स्पिरिचुअलिटी में भी हमारा जो एक रुझान है वो भी केतु ही डिसाइड करते हैं। तो बुध की वजह से, बुध क्योंकि केतु के डिस्पोजिटर होने वाले हैं, तो हो सकता है कि लेखन के फील्ड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जिसमें कि शॉर्टकट्स हों, यानी कि राइटिंग की स्किल लोगों के अंदर अगर है तो हो सकता है वो ई बुक्स लिखें, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक जुड़ने के प्रयास को जो है वो संभव कर पाएँ। तो ये जो समय है लेखन की प्रक्रिया को भी बढ़ाने वाला है। बहुत सारे रिसर्च वर्क जो रुके हुए थे उनके शुभारंभ के लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि केतु का प्रभाव बुध के साथ में है, तो जितना भी वाईफाई है, जितना भी कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोगों से जुड़ते हैं, इसमें भी अवरोध आ सकते हैं। जैसे कि हमारा वाईफाई काम ना करे, हो सकता है कि जो हमारे राउटर्स हैं वो प्रभावित हो जाएं और हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकअप कर दें, कुछ समय के लिए बाधित हो जाए हमारी जो इंटरनेट सेवा है वो। तो जो मुंडेन लेवल के ऊपर इसके इम्पैक्ट आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी को हमें सुधारने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीच बीच में बुध केतु का प्रभाव लेके चलने वाले हैं, तो जिस राशि में जाएंगे उस राशि के प्रभाव क्षेत्र को ये प्रभावित करने वाले हैं। साथ साथ में क्योंकि डिस्पोजिटर्स की अगर हम बात करें तो गुरु और बुध के दोनों के ही डिस्पोजिटर अगर हम ठीक रखना चाहते हैं राहु और केतु की एनर्जीज को अपने जन्म पत्री के अंदर, क्योंकि राहु जो है किसी भी कार्य में अगर डिले उत्पन्न करेंगे हमारे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। तो हमें राहु और केतु दोनों की एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए इस पूरे समय के अंदर दो तरह की मैं आपको सलाह दूंगी। वन इज विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच आप पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप जाके विजिट कर सकते हैं एवरी थर्सडे। और बुध की पॉजिटिविटी के लिए भी आंवला का जो पौधा है उसको आप उसका रोपण कर सकते हैं। आंवला लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होगा, आंवले का प्रयोग बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और ये जो उपाय हैं इनके साथ साथ में भगवान गणेश जी जो हैं इनको तो हमेशा आपने अपना नतमस्तक होके इनसे प्रार्थना करनी है कि जो केतु देव हैं उनका कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके कम्युनिकेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपके पेपर वर्क के ऊपर ना आए। आपके बैंक से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो संपूर्ण हो, आपके लोन से संबंधित जो समस्याएं और डे टू डे रूटीन में जो समस्याएं हम दिनचर्या में झेलते हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है कि ट्रांसपोर्टेशन। हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसमें कोई ना कोई समस्या ना आए, कोई अवरोध ना आए, हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो ठीक ठाक चलता रहे। तीसरी चीज़ हमारी जो हेल्प है, हम लोगों के जो हेल्पर्स हैं जो हमको हमारी जीवन को सुखमय बनाते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहें, टिके रहें। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो, इसके लिए हमें ये जो नारायण कवच है इसको जरूर करना चाहिए। नारायण कवच जो संपूर्ण है उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे और साथ में भगवान श्री गणेश जी का आप ध्यान करेंगे, आंवले का पौधा रोपण करेंगे। तो आप पाएंगे कि राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है 18 मंथ्स आपके सुख में रहेंगे और आप आराम से जहाँ पे भी आपका राहु है। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर हम शायद ध्यान नहीं देते हैं, द मोमेंट कोई भी ग्रह अगर गोचर में अपना स्थान परिवर्तित करता है उस समय में ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जब वो स्थान परिवर्तन कर रहा है उस समय में चंद्रमा कहाँ पे हैं, क्योंकि राहु और चंद्रमा ही हम लोगों के जन्म पत्री के अंदर उस पॉइंट को, उस एनर्जी पॉइंट को डिटरमिन करते हैं जो कि उसका मिड पॉइंट होता है। तो राहु और चंद्रमा दोनों की स्थिति से हम ये जान पाएंगे कि इस बार जब राहु देव अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी पॉइंट है वो कहाँ पे आके पड़ रहा है। तो इस बार का राहु का और चंद्रमा का जो दूरी है वो हम अगर नापें तो देखेंगे कि जिस दिन 30 अक्टूबर को 12:35 पे वो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो चंद्रमा जो है ये वृषभ राशि के अंदर हैं, टॉरस साइन के अंदर हैं और उनकी डिग्रीज के मुताबिक जो एनर्जी का पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है, दैट इज समवेयर इन द साइन ऑफ एरीज, मेष राशि के अंदर आ रहा है। अब हम
अगर ये जानना चाहें कि आने वाले 18 मंथ्स के अंदर हम लोगों की जीवन की जो एक एजेंडा है वो किस तरह का रहेगा, तो उसको जानने के लिए हमें ये देखना है कि हमारी जन्म पत्री के अंदर मेष राशि कहाँ पे है, किस घर में है, वो घर जो है किस तरह की चीज़ों का सिग्निफिकेटर है, किस तरह के प्रभाव को वो दर्शाता है। मान लीजिए कि आपकी एरीज का साइन आपके लग्न में ही है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राहु देव जब अपना 18 मंथ्स के लिए एजेंडा लिख रहे हैं, तो वो आपको इस बारे में बता रहे हैं कि आपको अपने सेहत के बारे में जागरूक रहना है। आपका जो एनर्जी का जितना भी सेंटर पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपने ध्यान देना है कि आपका जो अपना सेल्फ डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा, आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कैसे बदलेंगे, आप अपने ऊपर क्या वर्क कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एक छवि को सुधार सकते हैं, चाहे वो हेल्थ व्यू पॉइंट से हो, चाहे आपकी ईटिंग हैबिट्स हो, हर चीज़ आपकी इस एजेंडा में आएंगी। द वे यू वांट टू शो योर सेल्फ या यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन पब्लिक, दैट विल बी इन द agenda of Rahu for next 18 months for those who have Aries sign in first house। अब उन लोगों की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका एरीज का जो साइन है वो दूसरे घर के अंदर है, तो नाउ इट विल बी द एजेंडा फैमिली, फाइनेंस एंड फूड। इट विल बी द एजेंडा फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा एनर्जी का घुमाव रहेगा, आप इसी से जुड़े रहेंगे। थर्ड हाउस में अगर एरीज का साइन पड़ रहा है आपके, तो आप ये देखेंगे कि थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग, योर नेबरहुड एंड योर एफर्ट्स, योर हॉबीज। अब आपकी जो हॉबी है, जो आपकी स्किल है, आपका एजेंडा ये रहेगा कि आपको उसके थ्रू अपने चीज़ों को लेकर ट्रैवल करना है, शॉर्ट ट्रिप्स रखने हैं, आपको उसके थ्रू ब्लॉगर बन के उसको यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है। आपकी जो स्किल रहेगी उसी के ऊपर आपका फोकस एजेंडा रहेगा। आपका शॉर्ट ट्रैवल, आपकी मार्केटिंग, आपका कम्युनिकेशन, योर सिबलिंग्स आपके किस तरीके के आप के साथ बिहेव करते हैं, आपको उन्हें किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना है, ये सब चीज़ें इस एजेंडा में रहेंगी। अगर आपका एरीज का साइन जो है वो 4th हाउस में आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि जब राहु, ये हम उस एनर्जी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो राहु, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका जो नॉर्थ नोड है राहु है, इसलिए जो भी राहु और चंद्रमा के बीच में मिड पॉइंट आता है, दैट इज अ पॉइंट जिसे हम शक्ति बिंदु कहते हैं। उस शक्ति बिंदु की आज हम बात कर रहे हैं। 4th हाउस में अगर एरीज का साइन आता है, तो आपका जो एजेंडा रहेगा 18 नेक्स्ट मंथ्स के लिए, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मेंटल पीस, आपकी सोशल एक्टिविटीज हो सकती हैं, समाज हो सकता है, इमीडिएट मासेस के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। 5th हाउस में अगर साइन ऑफ एरीज आएगा, तो आपकी जो एनर्जी का पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर आपने 18 मंथ्स का एजेंडा तय करना है, दैट विल बी योर किड्स, उनकी पढ़ाई, उनकी एडमिशंस, उनकी सेहत, उनका फ्यूचर, उनकी परवरिश कैसे करनी है, उनका ध्यान आपने कैसे रखना है, या अपने स्टमक को लेके जो इश्यूज हैं, या आपकी फन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हाउ यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट इन मंत्रा रेसिटेशन, आपकी मंत्रों को सिद्ध करने की जो पावर है उसके एजेंडाज आप डिसाइड करेंगे। आपका जो प्रोडक्टिविटी होगी, किसी प्रोडक्ट को अगर आप कोई लॉन्च करने वाले हैं तो उसके ऊपर आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर 6th हाउस के अंदर साइन ऑफ एरीज होगा, तो नाउ यू आर रेडी टू टेक एवरी चैलेंज इन डे टू डे लाइफ एंड विद कॉन्फिडेंस यू विल बी डिटर्मिन्ड, मोर फोकस्ड, कि आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो ऋण है, रोग है, रिपू है, शत्रु है, जो भी है। 7th हाउस यानी कि साइन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर आपका जो एजेंडा है वो वर्क करेगा। आपको किस तरह के पार्टनर्स चाहिए, किस तरह से अपने बिजनेस को अपने डेवलप करना है, और हाउ यू हैव टू डू पब्लिक डीलिंग। दिस विल बी द एजेंडा ऑफ नेक्स्ट 18 मंथ्स। एरीज का साइन अगर आपका 8th हाउस में है, नाउ इज अ टाइम व्हेन यू विल गो एंड सी द इंश्योरेंस पॉलिसीज, यू विल वर्क ऑन दैट, यू विल गो एंड नई कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप ले लोगे।
अपनी डे टू डे रूटीन में जो आपके इनहेरिटेंस से जुड़े हुए मसले होंगे उनको आपकी पूरी वो कोशिश लग जाएगी। इस बार आपको सॉल्यूशंस की तरफ चलना ही है, उन्हें सॉल्व करना ही है। 9th हाउस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अब आप सोचेंगे कि रिलीजन के लिए आपने क्या करना है, अपने आप को, अपने रिलीजन को किस तरीके से आपने समझना है, कैसे आपने तीर्थ यात्राएं करनी है, कैसे आपने हायर एजुकेशन के लिए अपने को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फॉरेन ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज़ों को भी आप फाइनलाइज करेंगे। अगर हम बात करते हैं 10th हाउस में साइन ऑफ एरीज की, तो ये वो साइन की एनर्जी बताएगी कि अब आपका पूरा मन होगा कि ये काम छोड़ के अपने कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। अपनी स्टेटस के बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है, जो आपकी छवि है, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे। 11th हाउस में साइन ऑफ एरीज अगर आपका आ रहा है तो आपका राहु केतु का ये ट्रांजिट ये डिसाइड कर देगा कि आपकी एनर्जी का जो डिस्पर्स होने वाला है, जो आपका पावर पॉइंट बनने वाला है, वो रहेगा आपका एनजीओ वर्क, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका वो सोशल नेटवर्क, बिग प्लेटफॉर्म्स आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। आप कुछ एक ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी एप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप की ऐप है, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक है और ट्विटर है। इस तरह की कोई चीज़ आप डेवलप करने में अपनी एनर्जीज को लगाना शुरू कर देंगे। इच्छा पूर्ति आपकी लाइफ में जो जो चीज़ों की रह चुकी है उसके ऊपर आप फोकस्ड होके, एम्बिशियस होके वर्क करना शुरू कर देंगे। दिस विल बी द एजेंडा फॉर people who have Aries in their 11th house. Now I will tell you, if you have Aries sign in your 12th house, then you will explore yourself in foreign lands. You will do some meditation, अध्यात्म की तरफ आप जुड़ेंगे, मेडिटेट आप करेंगे, या आप ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर आप अपनी रिसर्च वर्क या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट हैं, रिसर्च वर्क आपका कोई जेल के ऊपर चल रहा है, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हर्बल हैं, यानी हर्ब्स के बारे में आप जान रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे विनस एक्सॉल्टेड होता है इस घर के अंदर, और यहाँ पे अगर एनर्जी का कोई पॉइंट रह गया तो आप संजीवनी साधनाएं भी कर सकते हैं। आपके पास में मेडिसिन्स को लेके अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ एक बिग प्लांट्स लगाएं, या आप फॉरेन लैंड्स के साथ जुड़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के साथ जुड़ के कुछ एक एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट्स जो है ऐसी करें, ऐसी कोलैबोरेशंस के ऊपर कुछ काम करें, जो कि आपका एजेंडा हो सकता है कि आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ जुड़ने के जो साधन हैं आप उनको डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि ये घर जो है आपकी स्वास्थ्य की हानि का भी है, जेल यात्राओं का भी है, और खर्चे का भी है, लॉस का भी है। तो बेसिकली आपका एजेंडा ये रहेगा कि आप कैसे इन चीज़ों को ठीक रख पाएँ। तो ये है राहु के जो ट्रांजिट का मीन राशि में प्रभाव। मीन राशि या जल तत्व की राशि है, तो जब भी एक राहु करंट की एनर्जी लेके, अग्नि तत्व की एनर्जी लेके जब एंटर करेगा तो स्टार्टिंग के थोड़े से दिन केओस के हो सकते हैं। थोड़े से दिन आपको भ्रमित कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज को अब चैनलाइज करना है। तो वो स्टार्टिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि जब भी फायर से आई हुई एनर्जी को पानी में मिक्स किया जाएगा तो पूरे में एक करंट उत्पन्न करेगी। तो ये जो भ्रमित करने वाली एनर्जी है, इसको सेटल डाउन होने में 1 महीना लग जाएगा। तो 28 नवंबर के बाद में आप इन सब चीज़ों के ऊपर सोचें, देखें कि किस तरह से आपके जीवन में आपको वर्क करना है। तो कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर कभी भी गलत नहीं होता है, या वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। उसमें नेगेटिविटी के अंदर भी सकारात्मक रह के उसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसको कैसे आपने निकाल के यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर हमें अपने जो हमारे पास भगवान ने एक बहुत बड़ा यंत्र दिया है, यानी कि ब्रेन दिया है, उसको इस्तेमाल करना है। जब हम वो इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो कोई भी ग्रह गोचर को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो राहु और केतु के बैलेंस को समझिए। राहु जब एक्सपेंशंस करता है तो उस समय में जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं उनको, उसके विष को खत्म करने के लिए केतु जो है वो स्वीप करता जाता है। तो दोनों की एनर्जीज हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई भी चीज़
कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि नकारात्मक है। अपनी सोच को बदलिए, अपने चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो विज्ञान है जिसका प्रमाण जो है हम लोग तभी पा सकते हैं जब हम इसमें अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को और अपनी समझ को सम्मिलित करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी कोई गोचर होता है, अब जब मीन राशि में ये गोचर होगा तो आप ये भी देखिए कि ये जो इसके जो ट्रायन में प्लैनेट्स आएंगे, यानी कि जितने भी जल तत्व की राशियां हैं, जैसे कि 12 के बाद में अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि की बात करते हैं। अगर कोई भी ग्रह इन राशियों में बैठा हुआ है तो वो भी अपने प्रभाव जो है, उनके प्रभाव भी ट्रिगर हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपके ट्रायन के अंदर 159 के अंदर, यानी कि मीन जल तत्वों के अंदर, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उनके सिग्निफिकेशन भी आपके जीवन के अंदर एड ऑन हो जाएंगे, उनके प्रभाव भी आपके जीवन के अंदर परिलक्षित होने शुरू हो जाएंगे। तो आप उन ग्रहों के कारकत्व को समझते हुए भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल नारायण कवच, भगवान विष्णु का ध्यान, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण हैं मीन राशि में। मीन राशि में भगवान विष्णु जो है शेषनाग की शैया के ऊपर आराम करते हैं और लक्ष्मी माँ उनके चरण दबाती हैं। तो ये वो जगह है जब आपने राहु की एनर्जीज को अपने जीवन के अंदर अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए नारायण कवच पढ़ना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन के अंदर कम्युनिकेशन मैटर्स को ठीक करना है, अपने डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करना है, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के ऊपर वर्क करना है, अपने बच्चों के बौद्धिक विकास को समझते हुए उपाय करने हैं, तो आपको आंवले के पौधे जरूर लगाने हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इस वीडियो में। और आपको साथ ही साथ भगवान बुध को ठीक करने के लिए एक और उपाय दे रही हूँ। उसमें क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अंदर 3 अक्षर हैं, भूर भव स्वहा। ये 3 अक्षर जो हैं ये बुध की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों अक्षर का उच्चारण करते हुए अगर हम जोत जगा के उसके अंदर एक एक ड्रॉप घी की डालते हुए 21 बार उच्चारण करते हैं इन 3 अक्षरों का और 11 दिनों तक लगातार आहुति देते हैं, तो भी केतु के ट्रांजिट के बदलने के इमीडिएट बाद हम बुध की एनर्जीज को अपने हित में कर लेते हैं। साथ में भगवान गणेश जी का तो आपने हमेशा स्मरण करना ही है। आपको जो भी इस वीडियो में समझ आया, किस तरह के आपके फीडबैक हैं, ये हम हमेशा ही तहे दिल से स्वीकार करते हैं ताकि हम अपने आप को सुधार पाएं और कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आ पाएं। एस्ट्रो पुनीत चैनल पे आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये चैनल आप लोगों को नई जानकारियों से हमेशा ही जो है लाभान्वित करता रहेगा। थैंक यू सो मच।